महारानी जिंद कौर। महाराजा रणजीत सिंह की वह बहादुर रानी जो अंग्रेजों के खिलाफ डटकर खड़ी थी। वह उनके खिलाफ शेरनियों की तरह लड़ी, जिन्हें देखकर अंग्रेज भी थर थर कांपते थे। उस समय पूरे लाहौर दरबार में वह अकेली ऐसी औरत थी जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही थी। वह भी तब जब उनके पीछे कोई ताकत नहीं, किसी का भी हाथ उनके सर पर नहीं था। महाराजा रणजीत सिंह का भी देहांत हो चुका था। कोई जर्नैल, कोई योद्धा भी उनके पास नहीं था, जैसे हरि सिंह नलवा जो महाराजा रणजीत सिंह के साथ हुआ करते थे। अकेली होने के बावजूद भी महारानी अंग्रेजों से कभी नहीं डरी, चट्टान की तरह खड़ी थी उनके सामने। उन्होंने अंग्रेजों को अपने पास कभी फरकने भी नहीं दिया। महारानी के खिताब से निवाजी जिंद कौर कैसे अर्श से अर्श तक पहुंचती है और फिर कैसे एक गुमनाम नायिका का सफर तय करती है, यह आगे वीडियो में जानते हैं। जयकर आप भी यह कहानी सुनते हैं तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। हीरे मोती दान में देने वाली महारानी को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। निर्वस्त्र होना पड़ा जब गोरियों ने उनकी तलाशी। पूरे लाहौर दरबार में वह अकेली औरत थी जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही थी। बाहर से अंग्रेज चालें चल रहे थे और अंदर लाहौर दरबार से गद्दार। यह सिलसिला यही खत्म नहीं हुआ और फिर अंग्रेजों से लड़ी पहली जंग जब से हार गए तो इसको लेकर भी हर कोई नाराज था। जिस फौज का नाम सुनकर बड़े से बड़े योद्धा कांपने लगते थे, वह फौज भी आज नाराज थी। जहां तक कि लाहौर दरबार भी लगना बंद हो चुका। महारानी महाराजा रणजीत सिंह की जगह तो नहीं ले सकती थी, फिर भी उसने निराश हुई फौज में जान डाल दी। महारानी जिंद कौर फिर से लाहौर दरबार बुलाती है। गद्दी पर बैठा था उनका 5 साल का पुत्र महाराजा दलीप सिंह और सामने खड़ी थी निराश हुई सिख फौज। महारानी शेरनी की तरह गर्जी और अपनी चुनरी लहराते हुए बोली, ये कपड़े आप पहन लाओ, ये हथियार मुझे दो। एक सच्चे सिख सिपाही की तरह मैं जंग के मैदान में जाऊंगी और शहीदी प्राप्त करूंगी। अपनी महारानी की दिलेरी देख अब तक जो फौज निराश थी जोश से भर गई, जैसे उनको एक अनुभवी कमांडर मिल गया हो जिसकी उन्हें तलाश थी। पूरी फौज में जोश था, हर कोई तैयार था युद्ध में जूझने के लिए। ऐसी दलेर औरत थी महारानी जिंद कौर। उन्होंने औरत होते हुए भी किसी से हार नहीं मानी। वह अंग्रेजों के सामने भी शेरनी की तरह दहाड़ती, इसलिए उन्हें झुकाने के लिए अंग्रेजों ने नई नई चालें चली। लाहौर दरबार में असर रसूख रखने वाले लोगों से हाथ मिला लिया, जिसमें डोगरेओं ने उनका खूब साथ निभाया। फिर उनके बेटे को उनसे दूर किया गया। महारानी को लाहौर से हजारों किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश में चुनार के किले में कैद किया गया। लेकिन जहां भी अंग्रेज उन्हें ज्यादा देर कैद में न रख सके, महारानी ने किले से निकलते हुए कहा, आपने मुझे कैद खाने में बंद कर दिया, चारों तरफ संतरी पहरा बिठा दिया। आपने सोचा कि रानी जिंदा को कैद करके रखेंगे, लेकिन मैं जा रही हूँ। मैं जादुई ढंग से आपकी नाक के नीचे से जा रही हूँ। चुनार के किले से निकलकर महारानी नेपाल के राजा जंग बहादुर के पास शरण लेती है। अब तक महारानी ने अपने बेटे की याद में रो रो कर आंखों की रोशनी तक गवा ली। लाहौर दरबार का वजूद भी खत्म हो चुका। खालसा राज भी अब नहीं था और जिंदगी ने भी महारानी के साथ अजीब खेल खेला। जहां महारानी का खिताब दिलवाया, वहां दर दर की ठोकरें खाने के लिए भी मजबूर किया। 19 साल की उम्र थी जब महारानी की शादी हुई। महारानी कोई अमीर खानदान में से नहीं। उनके पिता सरदार मन्ना सिंह औलख महाराजा रणजीत सिंह के अस्तबल में नौकरी करते। महारानी जिंद कौर महाराजा रणजीत सिंह की सबसे छोटी और दूसरी रानियों से खूबसूरत रानी थी, जो कि लाहौर दरबार की आखिरी रानी भी रही। ऐसे हालातों से गुजरते महारानी को 13 साल बीत चुके। फिर एक दिन इन्हीं 13 सालों के बाद महारानी को अपने बेटे से मिलने का मौका मिला, जिसे अंग्रेज अपने साथ ले गए थे। अंग्रेजों ने उसका धर्म परिवर्तन करवाया। वह बच्चा अब क्रिश्चियन बन चुका था। जब महारानी के सामने आता है, सोचो उस पर क्या बीती होगी। कांपते हाथों से महारानी ने अपने बेटे का सर पलोसा। जैसा वह सोच रही थी वैसा अब नहीं था। फिर माँ ने अपने बेटे को अपना वास्ता दिया, बताया कि वह कौन है, उसका असली वजूद क्या है। जरा सोचो कि उस माँ की चीखों में कितना जोश होगा। जो बच्चा पूरा अंग्रेजों के रंग में रंगा हुआ था, फिर से अपने सिख स्वरूप में आ जाता है। असलियत पता चलने पर वह अपना सिख राज मांगता है। जब महारानी अपने बेटे को मिलने जा रही थी तो उसके लिए जाना भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि राजा जंग बहादुर नहीं चाहता था। राजा जंग बहादुर चाहता था कि महारानी अब वापस यहाँ ना आए, क्योंकि महारानी जिंद कौर को 10 साल हो चुके थे वहाँ रहते हुए। महारानी उसे बोझ लगने लगी थी, इसलिए उसने चाल चली और महारानी को कहा, अगर तुम अपने बेटे को मिलने जाना चाहती हो तो जाओ,
लेकिन उसके बाद वापस मत आना। महारानी ने इसकी भी परवाह न और अपने बेटे को मिलने कलकत्ते चली जाती है। यहाँ फिर तकदीर ने उनके साथ खेल खेला। जिन फिरंगियों ने उसका सब कुछ लूट लिया था, उसी फिरंगियों की पराई धरती पर जाना उनकी मजबूरी बन गई। ना चाहते हुए भी महारानी को अपने बेटे के साथ इंग्लैंड जाना पड़ा। जहां आकर उनका स्वास्थ्य लगातार खराब होता गया और फिर अपनी सरजमीन से हजारों किलोमीटर दूर उन फिरंगियों की धरती पर सन 1863 में उनकी मृत्यु हो गई। सोचो उस समय उन पर क्या बीती होगी। मरते समय महारानी ने अपने बेटे दलीप सिंह का हाथ पकड़कर कहा, मैं जहां नहीं मरना चाहती, मुझे मेरे सरदार जी के पास ले चलो। इन पापियों की धरती पर मेरा एक आंसू भी नहीं गिरना चाहिए। पर उस समय महाराजा दलीप सिंह बेबस थे। वह अपनी मां का दर्द समझते हुए लाखों कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वह अपनी मां की आखिरी इच्छा पूरी न कर पाए। न चाहते हुए भी उन्हें अपनी मां को फिरंगियों की धरती में दफनाना पड़ा, क्योंकि उस समय इंग्लैंड में संस्कार करने की मनाही थी। महारानी पंजाब होकर भी उन्हें संस्कार के लिए पंजाब की धरती नसीब नहीं हुई। लेकिन इतनी बदनसीब होने के बावजूद भी उनका खौफ अंग्रेजों में बरकरार था। मरी हुई महारानी से भी अंग्रेज इतना डर रहे थे कि वो किसी भी हालत में उसे हिंदुस्तान नहीं लाने दे रहे थे। और फिर वहां से उनके शव को निकालकर पंजाब से हजारों किलोमीटर दूर नासिक की धरती पर उनका संस्कार किया गया। उसके बाद महाराजा दलीप सिंह की बेटी बम्बा सोफिया जिंद कौर महारानी की अस्थियां वहां से निकालकर लाहौर लेकर आई, जिसके बाद उनकी यादगार महाराजा रणजीत सिंह की समाधि के पास बनाई जाती है, जो कि आज भी वहां मौजूद है। यह थी दलेर औरत महारानी जिंद कौर की कहानी, जिसे समय ने गुमनाम नायिका की लिस्ट में डाल दिया।